हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और पिछले एपिसोड में 11th स्टैंडर्ड एचएससी बोर्ड ओसीएम का फर्स्ट चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया था, इंट्रोडक्शन टू कॉमर्स एंड बिजनेस। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो क्लिक कीजिए, आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे। तो पहले फर्स्ट चैप्टर देख लीजिए, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मैं सेकेंड चैप्टर का लेके आया हूँ, ट्रेड। तो आज हम सीखेंगे ट्रेड के बारे में कि ट्रेड एक्चुअली होता क्या है। पूरा चैप्टर बाइफोकेशनली मैं आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया है कि व्हाट इज ट्रेड। तो ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जिस कंट्री का ट्रेड ज़्यादा होता है वो कंट्री के पास वो कंट्री इकोनॉमिकली उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, अगर इंडिया में ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंडिया को हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग कहेंगे। यूएसए, ऐसे ही बाकी कंट्री जहाँ पे अगर ट्रेड ज़्यादा होता है तो उस कंट्री को हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्री बोल सकते हैं। तो ट्रेड में एक्चुअली होता क्या है, खरीदना और बेचना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सामान को बनाना और फिर उसको कस्टमर को बेच देना, या फिर कस्टमर मार्केट में जाके जब कोई सामान खरीदता है और बदले में पैसा देता है, इस ट्रांजैक्शन को हम लोग ट्रेड बोलते हैं। सिंपली अगर मैं बोलूँ तो ट्रेड में क्या होता है, ओनरशिप जो होता है, किसी सामान का ओनरशिप जो है वो चेंज हो जाता है, या फिर एक जन के पास से वो सामान दूसरे जन के पास जाता है और बदले में जो सामान दे रहा है वो बदले में सामने वाले इंसान से पैसा लेता है। तो पैसे के एक्सचेंज में सामान लेना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड। अब ज़रूरी नहीं है कि वो सामान ही हो, सर्विस भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। डॉक्टर सर्विस दे रहा है, लॉयर सर्विस दे रहा है और बदले में पैसा चार्ज कर रहा है, तो ये भी एक ट्रेड का एग्जाम्पल है। बिना ट्रेड के कोई भी बिजनेस हो ही नहीं सकता। अगर बिजनेस करना है तो ट्रेड इज़ वेरी कंपलसरी। आप देख ही सकते हो, जब तक आप सामान किसी को बेचोगे नहीं तब तक आप पैसे कैसे कमाओगे। तो सामान बेचकर पैसे कमाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग में एक और चीज़ होती है, एक पर्सन अगर लार्ज क्वांटिटी में सामान बनाता है, फॉर एग्जाम्पल एक पेन सेलर है, एक इंसान है जो पेन बेचता है, वो बहुत सारा पेन बना रहा है, 100 पेन बना रहा है, तो वो अकेला इंसान 100 पेन बना रहा है, लेकिन वो एक एक पेन अगर सबको बांटेगा तो वो 100 लोगों को अपना पेन बांट सकता है और 100 लोगों से पैसे कमा सकता है वो अकेला। उसने बनाए 100 पेन, 100 अलग अलग लोगों को बेचा और 100 लोगों से पैसे ले लिए। दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड। अब पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं था तो सामान को एक्सचेंज किया जाता था सामान के बदले, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते थे। 1 किलो चावल के बदले किसी से मैं 1 किलो गेहूँ ले लूँ, 1 लीटर दूध के बदले मैं किसी से 2 लीटर पानी ले लूँ। तो पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, जब सामान के बदले सामान को एक्सचेंज किया जाता था। बट जैसे ही मनी का इंट्रोडक्शन, मतलब मनी इंट्रोड्यूस हो गया, जब पैसे मार्केट में आ गए तो लोग सामान के बदले पैसे को एक्सचेंज करने लग गए। सो ये था एक सिंपल सा मीनिंग। अब हम आगे चलेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड की ओर। तो आप देख सकते हो टाइप्स ऑफ ट्रेड में इंटरनल ट्रेड है और एक्सटर्नल ट्रेड है। इंटरनल ट्रेड में होलसेल ट्रेड है, रिटेल ट्रेड है। एक्सटर्नल ट्रेड भी बांटा गया है 3 अलग अलग हिस्सों में, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। रिटेल ट्रेड बांटा गया है और 2 हिस्सों में, इटिनरेंट रिटेलर और फिक्स्ड शॉप रिटेलर। उसके बाद भी ये और ज़्यादा बाइफोकेट होता है, हॉकर, पेडलर, स्ट्रीट ट्रेडर, चीप जैक्स, मार्केट ट्रेडर। तो अगर मैं ऐसे, आप एक बार चार्ट देख लीजिए, आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आप ये चार्ट देख लीजिए। इन सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इंटरनल ट्रेड के बारे में। तो इंटरनल ट्रेड होता क्या है? इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है जब कोई सामान हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है और खरीदने वाले लोग भी हमारे ही कंट्री के हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई सामान प्रोड्यूस हो रहा है मुंबई में और वो बेच रहा है उसको कोलकाता में। ये दोनों स्टेट्स जो है वो इंडिया के अंदर ही है, एक ही कंट्री के अंदर है। तो जब सामान बनाया जाता है एक ही कंट्री के अंदर और उसको बेचा जाता है उसी कंट्री के अंदर, प्रोड्यूसर और सेलर और बायर, जब ये सब एक ही कंट्री के होते हैं तब हम इसको इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप दुकान से जाके सामान खरीदते हो, आप किसी मॉल से जाके सामान खरीदते हो, कहीं पर भी अपने ही कंट्री में रहकर स्टेट या सिटी के अंदर आप जब सामान खरीदते हो तो उसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड के अंदर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? पहले होता है प्रोड्यूसर, जो सामान प्रोड्यूस करता है,
वो बेचता है होलसेलर को जो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदता है। होलसेलर बेचता है रिटेलर को, जो हमारे किराना शॉप्स वाले अंकल होते हैं, जो बनिया शॉप्स जिनको हम लोग बोलते हैं। बनिए की दुकान में जब हम जाकर सामान खरीदते हैं तो उसको हम इंग्लिश में रिटेलर बोल सकते हैं। और हम एट द एंड हम जो है सामान जाकर खरीद रहे हैं तो हम कहलाते हैं कंज्यूमर। तो पहले आता है प्रोड्यूसर जो सामान बना रहा है, उसके बाद होलसेलर जो उसके पास से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, उसके बाद आता है रिटेलर जिसको दुकानदार भी कहा जाता है, और एट लास्ट हम जो इसको फाइनली कंज्यूम करते हैं, इसके बाद और इसे आगे बेचा नहीं जाएगा तो उसे कहा जाता है कंज्यूमर। अब दो तरीके के इटर्नल ट्रेड होते हैं। सबसे पहला है होलसेल ट्रेड और दूसरा है रिटेल ट्रेड। तो अगर होलसेल ट्रेड की बात करें, व्हेन गुड आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल टू रिटेलर, इट इज नोन एज होलसेल ट्रेड। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो प्रोड्यूसर होता है उसके पास से जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, होलसेलर वो लोग होते हैं जो एक दो नहीं खरीदते, थाउजेंड्स, 2000, 3000 ऐसी क्वांटिटी में जब होलसेलर से, फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर है जो मोबाइल प्रोड्यूस कर रहा है, अब उस मोबाइल कंपनी के पास से जब 1000 पीस कोई खरीदता है तो वो जो 1000 पीस खरीदने वाला इंसान है उसको होलसेलर कहा जाता है। होलसेलर आगे चल के जिसको बेचता है उसे रिटेलर कहा जाता है, जो दुकानदार होता है, जो होलसेलर के पास से 10, 12, 20, 100 पीस खरीद लेता है और अपने शॉप में रखता है और फाइनली कस्टमर को बेचता है। तो होलसेलर वो इंसान होता है जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के साथ कांटेक्ट रखता है और वो प्रोड्यूसर के पास से लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद लेता है। अब होलसेलर क्या क्या काम करता है? होलसेलर परचेज गुड फ्रॉम प्रोड्यूसर इन लार्ज क्वांटिटी, वो प्रोड्यूसर के पास से लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है। होलसेलर हैज़ टू टेक द रिस्क इन द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोड्यूसर के पास से जब वो सामान अपने गोडाउन में लेके आता है, गोडाउन में रखता है, गोडाउन में रखने के बाद रिटेलर को बेचने का, तो इसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल जब वो प्रोड्यूसर के पास से सामान लेके आ रहा है, बीच रास्ते में ट्रक पलटी हो गई या जिस ट्रक में वो सामान आ रहा था उसमें आग लग गया, तो ये बहुत सारा रिस्क इसमें इन्वॉल्व होता है। एक बार आपके गोडाउन में सामान आ गया, गोडाउन को कुछ हो गया, आपकी गोडाउन में चोरी हो गई, आपके गोडाउन में आग लग गया, तो आपका जो भी सामान है वो बर्बाद हो गया। तो इसमें जो भी रिस्क इन्वॉल्व होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? होलसेलर का होता है। होलसेलर गोडाउन में से सामान जब दुकानदार के पास लेके जाता है, बीच रास्ते में कुछ हो गया तो भी रिस्क किसके पास है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास है। जो होलसेलर होता है उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क होता है। होलसेलर डील्स विथ वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड। होलसेलर जो होता है वो नॉर्मली देखा जाए तो एक ही तरीके का सामान हमेशा खरीदता है, क्योंकि वो लार्ज क्वांटिटी में खरीदता है तो वो बहुत सारा सामान नहीं खरीद पाता, अलग अलग टाइप के सामान नहीं खरीद पाता, उसके पास बहुत कम टाइप के सामान होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर है तो वो 2-3 तरीके का ही इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदेगा, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, इससे ज़्यादा वेराइटीज़ में गुड्स वो नहीं खरीद सकता। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड इन दिस बिजनेस। अब अगर कोई होलसेलर बनना चाहता है तो उसको बिजनेस डालने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि परचेस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इसमें, और चीज़ों को रखने के लिए गोडाउन होना बहुत ज़रूरी है, अलग अलग जगह पे सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है। होलसेलर मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी बाय बैलेंसिंग सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। होलसेलर वो इंसान होता है जो प्राइस को स्टेबल रख पाता है, जो सामान है उसका प्राइस स्टेबल रख पाता है। कैसे? सप्लाई और डिमांड फैक्टर। सप्लाई और डिमांड फैक्टर मतलब जब होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में अपने पास सामान को स्टोर रखेगा तो उसको सप्लाई देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिस चीज़ का सप्लाई नॉर्मल होता है उसका प्राइस भी नॉर्मल होता है। लेकिन अगर किसी कारण होलसेलर चीज़ों को स्टॉक में नहीं रख पाया तो वो सेल भी नहीं कर पाएगा, और जिस चीज़ का डिमांड बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ जाता है और जिसका सप्लाई कम होता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो सप्लाई और डिमांड फैक्टर को होलसेलर ही मैनेज कर सकता है, इसीलिए होलसेलर ही वो इंसान है जो चीज़ों के प्राइस को स्टेबल रख सकता है। मैन्युफैक्चरर कैन गेट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट थ्रू होलसेलर। अब जो प्रोड्यूसर है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है होलसेलर के साथ, तो होलसेलर आके जो भी गाइडेंस देता है मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर उसी चीज़ को समझता है और नेक्स्ट प्रोडक्ट उसी तरीके से बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होलसेलर का ही होता है। ना रिटेलर उसके साथ मिल सकता है और ना ही कस्टमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के साथ बात कर सकता है। होलसेलर सेल द गुड टू रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। अब जो होलसेलर है
वो रिटेलर जितना मांगता है उसके हिसाब से होलसेलर उसको सेल करता है। होलसेलर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सामान है, फॉर एग्जांपल उसके पास 1 लाख पीस ऑफ मोबाइल फ़ोन्स है, उसमें से रिटेलर बोलता है कि मुझे 100 पीस मोबाइल चाहिए, तो होलसेलर रिटेलर को 100 पीस मोबाइल देगा। तो रिटेलर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होलसेलर उसको प्रोडक्ट देता है। द होलसेलर परफॉर्म्स द मार्केटिंग फंक्शन लाइक असेंबलिंग। होलसेलर एक काम करता है जिसको असेंबलिंग बोलते हैं, मतलब वो अलग अलग प्रोड्यूसर के पास से सामान लेके आके खुद के पास एक जगह पर असेंबल करके रखता है। वेयर हाउसिंग मतलब चीज़ों को बहुत दिन तक संभाल कर रखना, जो गोडाउन में वो रखता है। ट्रांसपोर्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाने का काम भी किसका होता है? होलसेलर। मतलब प्रोड्यूसर के पास से रिटेलर को सामान पहुंचाना किसका काम है? होलसेलर का। ग्रेडिंग भी यही करता है कि कौन सा सामान किस क्वालिटी का है। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स बन रहे हैं, अगर कोई प्रोड्यूसर है जो बहुत सारा मोबाइल फ़ोन बना रहा है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स की बैटरीज अच्छी है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स की बैटरी अच्छी नहीं है, तो ये सब चेक करके इनको अलग अलग कैटेगरी में रखने का काम भी होलसेलर का ही होता है। पैकिंग का काम भी होलसेलर का होता है। एडवर्टाइजिंग और फाइनेंसिंग मतलब जो प्रोडक्ट उसके पास है इसके बारे में पब्लिक को बताना, ये काम भी किसका होता है? होलसेलर का ही होता है। तो होलसेलर जो है वो 2 लोगों को सर्विस देता है, एक मैन्युफैक्चरर को और दूसरा रिटेलर को। तो मैन्युफैक्चरर को वो क्या क्या सर्विस देता है? लार्ज परचेस यानी कि होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास से कभी भी कम क्वांटिटी में सामान नहीं लेता, लार्ज क्वांटिटी में लेता है, जिसके वजह से मैन्युफैक्चरर का बहुत सारा सामान जो है वो ऑलरेडी बिक जाता है। उसके बाद सारा रिस्क हो जाता है होलसेलर का। मैन्युफैक्चरर का जो रिस्क रहता है वो कौन कवर कर लेता है? होलसेलर। अब वो सामान अगर नहीं बिका तो किसका लॉस हो जाएगा? होलसेलर का, क्योंकि ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को अपना सामान सेल कर दिया है। दूसरा सर्विस जो मैन्युफैक्चरर को देता है वो है स्टोरेज का सर्विस। स्टोरेज के सर्विस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर के पास भले ही गोडाउन नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना सारा सामान होलसेलर को दे देता है, फिर होलसेलर के ऊपर जिम्मेदारी रहती है कि वो उस सामान को कहाँ पे रखेगा। तो स्टोरेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। होलसेलर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कैसे देता है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में वो प्रोड्यूसर यानी मैन्युफैक्चरर के पास से सामान को रिटेलर तक पहुंचाने का जो काम है वो होलसेलर ही करता है, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन वाला सर्विस भी होलसेलर ही देता है मैन्युफैक्चरर को। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर को जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है, लमसम अमाउंट, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर ने 1 लाख मोबाइल फ़ोन्स बना लिए हैं, अब उसको दूसरी बार वापस से मोबाइल फ़ोन बनाना है 1 लाख, तो ऑलरेडी उसने 1 लाख मोबाइल फ़ोन बना दिया है। जब तक होलसेलर उसके पास से वो सामान खरीदेगा नहीं और उसको पैसे नहीं देगा तब तक वो नेक्स्ट लॉट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसीलिए होलसेलर जो है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है। वो पहला 1 लाख पीस खरीद लेता है और पेमेंट करता है, पेमेंट आने के बाद कंपनी वापस दूसरे लॉट पे काम करना स्टार्ट कर देती है। प्रोवाइड मार्केट इन्फॉर्मेशन। होलसेलर वो इंसान है जो मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्टैक्ट रखता है, इसके लिए वो मैन्युफैक्चरर को सारी चीज़ें बता सकता है कि कस्टमर का डिमांड किस चीज़ की तरफ ज़्यादा है, कस्टमर का टेस्ट कैसा हो गया है, अभी कस्टमर किस टाइप के चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ये सब सारा इन्फॉर्मेशन सुनकर मैन्युफैक्चरर अपनी चीज़ों में बदलाव लाते हैं ताकि कस्टमर उनके प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदे। रिस्क बेयरिंग यानी कि सबसे बड़ा जो इसका सर्विस है वो ये है, होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास से जब सामान ले लेता है, एक बार परचेस कर लेता है, फिर उस सामान के साथ कुछ भी हो जाए सारा का सारा जिम्मेदारी किसकी होती है? होलसेलर का होता है। तो होलसेलर जो है वो रिस्क किसके पास से ले लेता है? मैन्युफैक्चरर के पास से रिस्क अपने ऊपर ले लेता है कि सामान को कुछ हुआ तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, लॉस किसको होगा? होलसेलर को होगा। मार्केटिंग फंक्शन मतलब होलसेलर जो है वो अलग अलग तरह के एडवर्टाइज करता है, बैनर लगाता है, या फिर जो दुकान में वो सामान देता है रिटेलर के पास अलग अलग पैम्पलेट्स रखता है, अलग अलग तरीके के पोस्टर्स छपवाता है ताकि उस चीज़ का डिमांड ज़्यादा हो जाए, और उस चीज़ का डिमांड अगर ज़्यादा होगा, कस्टमर अगर वो चीज़ ज़्यादा खरीदेंगे तो होलसेलर के पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सप्लाई जाएगा, और ज़्यादा सप्लाई जाएगा तो उसका स्टॉक भी फटाफट ख़त्म हो जाएगा, और स्टॉक ख़त्म होने के बाद वापस वो नए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के पास से मंगवा सकता है।
ये थे सारे सर्विस जो वो मैन्युफैक्चरर को देता है। अब हम देखेंगे वो सर्विस जो वो रिटेलर को देता है। रिटेलर को वो सर्विस देता है स्टॉक ऑफ गुड। स्टॉक ऑफ गुड का मतलब होता है रिटेलर को जब भी सामान की ज़रूरत पड़ती है तो इमीडिएटली किसके पास से मंगवा सकता है, होलसेलर के पास से मंगवा सकता है, क्योंकि होलसेलर के पास सामान का स्टॉक हमेशा पड़ा रहता है। रेगुलर सप्लाई, रिटेलर के पास अगर कोई सामान ख़त्म हो जाता है, फॉर एग्जांपल आज 1 तारीख है, 2 तारीख को रिटेलर के पास सामान ख़त्म हो गया है और उसी दिन उसी सामान को खरीदने के लिए कोई कस्टमर आता है, तो इमीडिएटली रिटेलर किसके पास जा सकता है, होलसेलर के पास जा सकता है और जितने सामान का उसको रिक्वायरमेंट है उतना सामान वो इमीडिएटली अपने दुकान पर लाकर कस्टमर को बेच सकता है। तो इसीलिए इसको रेगुलर सप्लाई कहा जाता है। रिटेलर को रेगुलर सप्लाई का सर्विस देता है कौन, होलसेलर। रिस्क बेयरिंग, अब कोई सामान ज़्यादा क्वांटिटी में दुकान वाले ने लाया, अगर दुकान वाले ने बहुत लार्ज क्वांटिटी में कोई सामान मंगवा लिया है और फिर कस्टमर उस सामान को नहीं खरीदता है और वो सामान पड़े पड़े सड़ जाता है, तो उस सामान का जो पैसा था वो तो ऑलरेडी किसी ने खरीदा नहीं है, तो वो तो लॉस हो जाएगा। तो ये लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा, रिटेलर को। लेकिन ऐसा नहीं है, रिटेलर को कोई लॉस नहीं बेयर करना है। क्यों? क्योंकि जितना डिमांड होता है, कस्टमर जितने प्रोडक्ट का डिमांड करता है, रिटेलर को उतना ही प्रोडक्ट होलसेलर के पास से लाना रहता है। तो होलसेलर के पास ही रिस्क रहता है, रिटेलर को कोई रिस्क नहीं रहता। फाइनेंशियल सपोर्ट, अभी रिटेलर के पास इतने पैसे नहीं होते इमीडिएटली कि वो होलसेलर को पैसे दे और सामान खरीदे, तो होलसेलर उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। वो उसको बोलता है कि तुम एक काम कर लो, मेरे पास से आज इतना सामान ले लो, फिर तुम्हारे पास जब पैसा आएगा इन फ्यूचर तुम मुझे पेमेंट करना और फिर नया सामान वापस उधारी पे ले लेना। तो क्रेडिट फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल होती है। मार्केट इंफॉर्मेशन, होलसेलर जो है वो रिटेलर को अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने मार्केट में कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, ये सारा जो इन्फॉर्मेशन होता है, प्रोडक्ट में क्या अपग्रेड हो गया है, प्रोडक्ट में नया चेंजेस क्या आया है, कस्टमर का डिमांड क्या चल रहा है, इसके बारे में भी सारा मार्केट इन्फॉर्मेशन होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है। नए स्कीम के बारे में जानकारी देता है कि मैन्युफैक्चरर की तरफ से नया स्कीम क्या चल रहा है, जो पुराना प्रोडक्ट था उसमें क्या चेंजेस हो गया है, चीज़ों को कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है, कब खरीदना है, किसको बेचना है। ओके, दुकान में कस्टमर अगर ये प्रोडक्ट पूछने आए तो उसको कैसे इन्फॉर्मेशन देना है, कैसे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी, ये सारा इन्फॉर्मेशन होलसेलर जो है वो रिटेलर को देता है। सेल्स प्रमोशन, अलग अलग तरह के एडवर्टाइज करता है। जैसे वो मैन्युफैक्चरर के लिए एडवर्टाइज करता था, वैसे ही वो रिटेलर के लिए भी एडवर्टाइज करता है कि फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आता है तो वो स्टार्टिंग में ही दुकान का पोस्टर देखता है, तो पोस्टर में कुछ ऐसा लिखा रहता है। होलसेलर जो भी प्रोडक्ट इस दुकान को सप्लाई करता है उस प्रोडक्ट के बारे में उसके पोस्टर में लिखा रहता है। या फिर दुकान में एंटर करने के बाद स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे प्लेकेट्स लगे रहते हैं, कुछ ऐसे स्टैंडीज लगी रहती है, कुछ ऐसे पोस्टर्स, कुछ पैम्पलेट्स लगे रहते हैं, स्टिकर्स लगे रहते हैं, जिसमें इस दुकान में कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं उसका सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो इस तरीके से वो सेल्स प्रमोशन का भी सर्विस देता है रिटेलर को। तो आज हमने यहाँ तक देखा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही बार में कवर करूँ, तो इसीलिए मैं इसको पार्ट बाय पार्ट एक्सप्लेन करूँगा। आज हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट हमारा होने वाला है रिटेल ट्रेड के बारे में। अभी आपने होलसेलर ट्रेड देख लिया, अब हम नेक्स्ट पार्ट में रिटेल ट्रेड देखने वाले हैं, जो कि इंटरनल ट्रेड का सेकेंड पार्ट है। तो ये चैप्टर को मैं 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूँगा। तो रेगुलरली अगर आपको वीडियोज़ के अपडेट चाहिए, रिमेंबर स्कूल और जो बाकी ऐप्स है वो सारे पेड ऐप्स है, आपको पैसे भरने पड़ते हैं और उसके बाद आपको सारे लेसन्स के वीडियोस मिलते हैं। वो भी बहुत सारे टॉपिक स्किप किए गए रहते हैं। कभी कभी स्कूल वालों का थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। आई थिंक सो जूम और गूगल मीट पे स्कूल वाले लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क पुअर होने के वजह से कोई बच्चे उन लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। सो आपको क्या करना है, सारे लेक्चर्स आपको फ्रीली मिल जाएंगे। आप देख ही रहे हो मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को अपने सारे 11th स्टैंडर्ड फ्रेंड के साथ शेयर करना है जिन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है। मैं इसी तरीके से और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा। इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द लाने वाला हूँ। तो आपको उसके बारे में मालूम पड़े तो आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है और जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर देना है। ये 100
100% फ्री है। सारे नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। वीडियो तो आप देख ही रहे हो, मैंने देखा है कि मेरे वीडियो पे व्यूज़ बहुत आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको जस्ट सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, ये फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन पे आके आप पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड विथ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर।